back to the most awaited session on spoken English. Spoken English is not just a passion but a necessity in today's life. आजकल spoken English ना सिर्फ एक शौक है कि मुझे शौक में इंग्लिश बोलना है, शौक तो खैर बहुत सारे लोगों का होता ही है, लेकिन शौक के अलावा ये आज की एक अहम ज़रूरत बन चुका है और इस ज़रूरत को आप थोड़े से प्रैक्टिस के साथ में, थोड़े से विल पावर के साथ में बस एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए और आप स्पोकन इंग्लिश की कमजोरी को अपनी ताकत बना के दूसरों से अपने आप को बेहतरीन साबित बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि आखिर स्पोकन इंग्लिश अगर सीखना है तो हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मुझे एक वादा करना पड़ेगा कि हर रोज आप 15 मिनट 20 मिनट जो भी इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस की शुरुआत में मैं आप लोगों को एक मंत्र दे रही हूँ। ये जादुई मंत्र है, जादू की तरह काम करता है और ये है I can and will speak English fluently. I can and will speak English fluently. इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और बोलूँगा। आपके अंदर ये क्षमता है। इस क्षमता से लेके इस हकीकत तक बदलने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आप सब मेरे साथ रहेंगे इस सफ़र में, इस सुहाने से सफ़र में। सो आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब बिना अटके, बिना रुके, बिना हिचकिचाए, बिना रुके, बिल्कुल प्यार से और एकदम कॉन्फिडेंस से। सो हमेशा जब भी आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, ये वाक्य यकीन मानिए ये आपके अंदर एक नया जोश, नई ऊर्जा भर देगा और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भर के ये जादू को बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की सेशन को। और शुरू करने से पहले स्पोकन इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश सीखते वक्त हमें कौन से बातों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपके डर को भगा दिया जाए, क्योंकि ये डर आपको जितना ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन मुश्किल नहीं है उससे ज़्यादा आप उसे मुश्किल बना देते हैं। तो आइए चलिए इस डर को भगाते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्पोकन इंग्लिश बोलने के लिए हमें बहुत सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम पूरा ग्रामर नहीं पढ़ लेंगे तब तक आखिर हम कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। Rather spoken English के लिए, for spoken English you don't have to study grammar too much. This is the first fear or the first myth that has to be removed from your mind कि आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैम ग्रामर नहीं पढ़े तो और क्या पढ़े? आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी और कुछ फ्रेजेस पढ़ने हैं। कुछ वाक्यों को हम पढ़ेंगे। हम लोग वोकैबुलरी, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपने स्पोकन इंग्लिश को शानदार बना देंगे। और इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे कोर्स के दौरान जो थोड़ा बहुत ग्रामर आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताती चलूँगी। आपको बस साथ रहना है, जितना बताया जाएगा उतना प्रैक्टिस करते जाना है। एंड यू डोंट नीड टू स्टडी टू मच ग्रामर। यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम द फर्स्ट डे itself because spoken English is all about communicating in your daily life, and what we are going to do is we will start from our daily life itself. Okay, so सबसे पहले तो यही कि आपको ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको फ्रेजेस पढ़ने हैं, वोकैबुलरी पढ़ना है और कुछ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब टेक्निकल चीज़ें बहुत हाई लेवल पे आती हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा आवश्यक नहीं है। सो हम उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में अपने आप को उलझा के ये चीज़ें नहीं खोएंगे या इसके फ़ायदे नहीं खोएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब हिंदी में वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये वो देखिए, हिंदी या आपकी जो भी मातृभाषा है, क्या वो सीखते वक्त आपके मम्मी पापा ने आपको ग्रामर भले ही नहीं पता है लेकिन आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं? आपको ग्रामर भले ही नहीं पता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ये टेक्निक वो टेक्निक नहीं पता है, फिर भी आप अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं ना। सो अगर आप एक भाषा बोल सकते हैं आप दूसरी भाषा को भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ी सी चीजें बस आपने ऑब्जर्व किया कि इस बात को इस तरह से कहा जाता है और आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया, प्रैक्टिस कर लिया। That is all is what is needed for learning spoken English. Okay, so learn and study phrases. हम phrases and not just phrases, vocabulary भी और कुछ phrases and कुछ sentence structures भी पढ़ेंगे। And one most important thing,
डोंट ट्रांसलेट आप बोलेंगे कि मैम आप तो हिंदी यूज करके ही हमें स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं। तो बच्चों ट्रांसलेट नहीं करने का मतलब क्या है, मैं वो भी आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, देखो मैं जो भी वाक्य आपको बताती हूँ उसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, या आपकी मातृभाषा जो भी है, जब आप सीखते हैं तो आपकी मातृभाषा में उसका अर्थ क्या निकलेगा, आप अर्थ समझते हैं, आप उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करना चाहते हैं, डोंट ट्रांसलेट द वर्ड्स फ्रॉम योर मदर टंग। आपका कोई भी मदर टंग हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग हिंदी यूज करते हैं, तो हमें उसे ट्रांसलेट नहीं करना है। देखिए ट्रांसलेशन क्या है, ये सड़क पर, तो हम यही करते हैं। जब शुरुआती दौर में आप इंग्लिश बिल्कुल सीखते हैं, एक एक शब्द आप सीखते हैं, तो सड़क मतलब रोड, रोड पर मतलब ऑन, रोड ऑन, सदैव अपने बाएं हाथ की ओर चलें, रोड ऑन ऑलवेज योर लेफ्ट हैंड साइड वॉक। देखिए पर, सदैव, ऑलवेज, अपने, योर, बाएं, लेफ्ट, हाथ हाथ की ओर, साइड, चले, वॉक, ये हो गया ट्रांसलेशन। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हिंदी का व्याकरण या आपकी मातृभाषा का व्याकरण अलग है और इंग्लिश का व्याकरण अलग है। हिंदी के शब्दों का जो क्रम है ये अलग है और इंग्लिश के शब्दों का क्रम और व्याकरण बिल्कुल अलग है। तो आपको जो ट्रांसलेशन नहीं करना है वो ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका मीनिंग टोटली अलग निकलेगा, कुछ अर्थ अनर्थ ही मीनिंग निकलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मीनिंग ही ना निकले, है ना, कुछ सेंस ही ना बनाए, ये नॉनसेंस सेंटेंस बन जाएगा। जैसे देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग या इस मीनिंग का इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा, ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हम देखो क्या बोलते हैं, सड़क पर, ठीक है, अपनी बाई हाथ की ओर, सो ऑलवेज वॉक ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सड़क पर, ये सड़क पर जो है, ठीक है, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, लेकिन इंग्लिश में हमने इसको कहाँ रखा है, हमने रखा है बिल्कुल सेंटेंस के एंड में। ठीक है, देन यू हैव जो वर्ब है, आप वर्ब देखिए, वर्ब सेंटेंस के एंड में है, लेकिन यहाँ पर आपने वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में लिखा है। तो यही चीज़ें तो आपको समझना है कि किस शब्द को कहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पर कोई भी हाई फाई वोकैबुलरी या कोई भी हाई फाई वर्ड्स, बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको इसका ऑर्डर समझना है। ठीक है, बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हिंदी में जो हमारी क्रिया होती है ये अक्सर हमारे वाक्य के अंत में आती है, लेकिन इंग्लिश में हमारी क्रिया जो है वो या तो वाक्य के शुरुआत में आती है या फिर कर्ता के बाद, जब हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं उसके बाद। इन सभी चीज़ों को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं वो आपको बताया जाएगा, उसको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे और उसका हम भरपूर प्रैक्टिस इस बैच में करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करने का जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, मैं उसे रात के खाने के लिए बाहर पूछूंगा। बाहर पूछूंगा मतलब बाहर जाके आप पूछोगे कि खाना खाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, हम पहले पूछ लेते कि भाई खाना खाने चलेगा, राइट, आप पहले ही पूछ लेते हैं खाना खाने चलेगा, और अगर वो हाँ बोलता है फिर आप उसको बाहर लेके जाते हैं, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको पूछना पहले है, यहाँ पर ये पूछ बाद में रहा है, बाहर लेके जा रहा है फिर पूछ रहा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू, इसका देखो मैं, अब उसे यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने लिखा है आई एम गोइंग। देखो क्रिया कहाँ पे है, लास्ट में थी, उस क्रिया को हमने स्टार्टिंग में लिखा। आई एम गोइंग टू आस्क हर आउट, मैं उसे पूछने वाला हूँ, आस्क हर आउट फॉर डिनर। अब यहाँ पे देखिए आस्क हर आउट, ये फ्रेज है, आस्क हर आउट मतलब उसको पूछना कि क्या आप मेरे साथ खाने पर चलोगे, ठीक है। आस्क हिम आउट मतलब आप किसी को पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे, डिनर करने चलेंगे, ठीक है। सो आस्क समवन आउट, ये एक फ्रेज है। इस तरह के हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को और स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। एक बहुत ही इफेक्टिव स्पीकर बनके आप अपने जीवन में अच्छे से